अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिजियोफी चैनल। हम फिरेटिक करंट को डिस्कस करेंगे आज। पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट की तरफ मूव करेंगे। तो जो पहला फैक्ट हमारे पास है वो ये है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है। हमने डायरेक्ट करंट की दो टाइप्स पढ़ी थी पिछली वीडियो के अंदर, कॉन्टिन्यूस और इंटरप्टेड। तो जो फिरेटिक करंट है वो IDC की कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। हमारे पास जो इसकी पल्स होती है वो 0.1 से 1 मिली सेकेंड होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 से 100 हर्ट्ज के बिटवीन अवेलेबल होती है। ये हमारे पास मेनली 3 मोडालिटीज़ में यूज़ हो रहा होता है: EMS, इलेक्ट्रिकल मस्कुलर स्टिमुलेशन, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। फेरेटिक करंट को हम दो टाइप्स में डिवाइड या सब डिवाइड करते हैं। पहली जो टाइप है वो अनमॉडिफाइड है, ये बेसिकली ट्रेडिशनल डिवाइसेस में यूज़ होता है। और जो सेकंड टाइप है वो मॉडिफाइड है, और ये जो मॉडिफाइड वाली टाइप है इसको हम और बेटर अंडरस्टैंड करते हैं इन ग्राफ्स के थ्रू। तो अब हम ग्राफ्स की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास फर्स्ट ग्राफ है ये जो ग्राफ है ये हम यूज़ बेसिकली अनमॉडिफाइड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या है कि ये सेम है, बेसिकली जो एक लाइन है ये इम्पल्स को शो कर रही है और ये जो कैप है ये ड्यूरेशन को शो कर रहा है। इसमें हमारे पास एक ही इंटेंसिटी की आ रही होती है इम्पल्स, तो उसकी वजह से हमारे पास टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली एक प्रोड्यूस हो जाती है। इसकी वजह से हम उसको इतना प्रेफर भी नहीं करते। जो हमारे पास सेकंड ग्राफ है ये सर्चेस में जो जब हम करंट प्रोवाइड करते हैं ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें बेसिकली क्या है कि एक तो ग्रेजुअल इंक्रीज आता है, फिर वो जो करंट है वो एक सर्टन पीक को पहुंचता है और उसके बाद एब्रप्ट या सडनली वो ड्रॉप कर जाता है। तो ये सर्चेस में जो करंट आता है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड हमारे पास जो ग्राफ है वो ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन को शो करता है और ये शॉर्टर ड्यूरेशन को शो करता है। और उसके बाद हमारे पास ये वाला ग्राफ है, ये वाला ड्यूरेशन को शो कर रहा था। उसके बाद हमारे पास ये वाला ग्राफ है, ये शो करता है इंटरवल को। ये बेसिकली इंटरवल होता है। तो कुछ करंट्स में ये इंटरवल कम भी हो सकता है, सपोज इतना हो सकता है, और कुछ करंट्स में इंटरवल ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास एक और ये ग्राफ है, ये बेसिकली डिफरेंट वेव फॉर्म्स को शो कर रहा है। लाइक ये ट्राइंगुलर वेव फॉर्म है, ये हमारे पास ट्राइपेजॉइडल वेव फॉर्म है, और एक और वेव फॉर्म होती है सॉर्टेड, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी। वो इस टाइप की होती है, ट्राइंगुलर होती है लेकिन उसकी मिरर इमेज होती है। अब ये सारे बेसिकली हमारे ये सारा पढ़ने का मकसद क्या है, ये हमें ना हेल्प करता है। जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है ना, तो हमने उसको शॉर्टर ड्यूरेशन देनी है, लॉन्गर ड्यूरेशन देनी है, हमने उसको कौन सी वेव फॉर्म चूज़ करनी है, इंटरवल कितना रखना है, ये सारी ग्राफ्स जो है ये हमें वहाँ पे हेल्प करेंगे। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ्स जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग हमें पेशेंट डीलिंग में किस तरीके से हेल्प करती है। नाउ सपोज हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको पेन का मसला है या हमने मसल रीएजुकेशन करानी है, तो वहाँ पे हम हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन करंट देते हैं उसको। और जहाँ पे हमारा जो एम होता है वो मसल स्ट्रेंथनिंग होता है, वहाँ पे हम उसको लॉन्गर ड्यूरेशन की तरफ लेके जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हमें सुपरफिशियली सिर्फ मोटर फाइबर्स को एक्टिवेट करना है तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन देते हैं, ये वाला शॉर्ट है। और अगर हमने सेंसरी नर्व फाइबर्स को भी क्या है, सेंसरी नर्व फाइबर्स को अगर हमने एक्टिवेट करना है तो फिर हम वहाँ लॉन्ग ड्यूरेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो डीपली जाके एक्ट करता है। उसके अलावा ये जो इंटरवल है और ये जो ड्यूरेशन है, ये दोनों जो है पेशेंट की कंफर्ट लेवल को भी पेशेंट के कंफर्ट लेवल के ऊपर भी डिपेंड कर रहे होते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने मसल फाइबर कौन से एक्टिवेट करने हैं उस पे ये हमें हेल्प करता है। पेशेंट का कंफर्ट लेवल हो गया है, हमारे पास पेशेंट की कंडीशन क्या है, इधर हमने मसल स्ट्रेंथनिंग करवानी है, रीएजुकेशन करवानी है, कि पेन रिलेटेड है। वो दो फैक्टर्स पे रिलाई कर रहा होता है। फर्स्ट वन जो है वो कंडक्टिविटी है और जो सेकंड है वो रेजिस्टेंस है। ये जो दोनों है ये रेसिप्रोकल, इन दोनों का रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो रेसिस्टिविटी हमारे पास ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जो हमारे पास मसल्स होते हैं उसकी हमारे पास कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है और आइंस का ट्रांसफर होता है। जबकि जो फैट है और जो बोन्स है उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। इसी तरीके से जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, वो स्किन की सबसे ज़्यादा होती है। अगर इसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कंडक्टिविटी कम है। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं ये फेरेटिक करंट की स्टिमुलेशन को इफेक्ट करते हैं। फेरेटिक करंट के फिजियोलॉजिक इफेक्ट्स को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो पहला फिजियोलॉजिक इफेक्ट है स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी नर्व। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास वेजोडाइलेशन हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पर होती है। इसके अलावा हमारे पास लाइट रेडनिंग होती है स्किन की, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सिर्फ इरिथमा की वजह से तो रिजॉल्व कर जाती है। अब जब भी हम पेशेंट को फेरेटिक करंट अप्लाई करते हैं तो हमें कैसे पता है कि सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन वहाँ पे हुई है कि नहीं हुई। तो जो पेशेंट है वो प्रिकलिंग की कंप्लीट करेगा, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है हमारे पास। जो हमारे पास सेकंड फिजियोलॉजिक इफेक्ट है वो मोटर नर्व स्टिमुलेशन है। इसमें हमारा मेन एम जो होता है कि वो हमने मसल फटीक प्रिवेंट करनी होती है। अगर तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन करंट यूज़ करें तो वहाँ पे फटीक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम करंट जो है उसको सर्चेस में यूज़ करते हैं। थर्ड हमारे पास जो फिजियोलॉजिक इफेक्ट है वो मेटाबोलाइट्स का है। बेसिकली मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और रिलैक्स भी करता है, तो वो एज अ पम्प एक्ट कर रहा होता है। अब इसकी वजह से ऑक्सीजन वहाँ पे मसल्स को आता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स या मेटाबोलाइट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। पहली मेटाबोलाइट्स रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास सेकेंड है लिम्फेटिक ड्रेनेज इंप्रूव होता है, ये इंक्रीज़ कर जाता है। जो हमारे पास फोर्थ फिजियोलॉजिक इफेक्ट है, बेसिकली ये हम कभी भी फेरेटिक करंट को डीनर्वेटेड मसल में यूज़ नहीं करते।
उसके अलावा हमारे पास फिर फिजियोलॉजिक इफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कि जब भी हम फेरेटिक करंट अप्लाई करते हैं, सपोज अगर तो वो कॉन्टिन्यूस है, तो वहाँ पे हमारे पास बर्न्स के चांसेस इंक्रीज कर जाते हैं। तो उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत ही ज़्यादा गौर करना होता है कि पेशेंट को बर्न ना हो। अब हम फेरेटिक करंट के इंडिकेशंस को डिस्कस करते हैं। पहली इंडिकेशन हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास मसल स्पिंडल होते हैं, सपोज ये मसल स्पिंडल है, तो इसके अंदर तो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं और इसको आउटर एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स ने सराउंड किया होता है। तो जब भी स्टिमुलेशन या बेसिकली कोई भी स्टिमुलाई आता है, वो मसल स्पिंडल को स्ट्रेच करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो नर्व एंडिंग्स होती है वो स्टिमुलेट होती हैं और उसकी वजह से इंटीरियर हॉर्न की तरफ सिग्नल्स आते हैं। इसमें जो मेन रोल है वो इंटीरियर हॉर्न का है। इंटीरियर हॉर्न सेल की तरफ सिग्नल्स आते हैं, वो फर्दर एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को स्टिमुलेट करता है और कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होती है ना। सपोज हमारे पास पेशेंट पेन के साथ आता है, तो जो पेन है उसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है इंटीरियर हॉर्न सेल के ऊपर। तो उसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्शन ही प्रोड्यूस नहीं होगी मसल के अंदर। तो फेरेटिक करंट हम मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड हमारे पास है मसल री एजुकेशन। सपोज कोई पेशेंट हमारे पास फ्लैट फुट का आया, ठीक है, और उसके हमने फ्लैट फुट का पेशेंट है और उसके हमने इंट्रिंसिक मसल्स को जो है वो री एजुकेट करना है, तो वहाँ पे हम फेरेटिक करंट को यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जो एम होता है ना कि जब हम पेशेंट को स्टिमुलेशन दे रहे हैं तो हमने पेशेंट को एक्टिव बेसिकली एजुकेट करना है क्योंकि वो उसके साथ एक्टिव मूवमेंट भी परफॉर्म करे। और ये वाला जो बेसिकली री एजुकेशन है, इसमें हमें टाइम लगता है अचीव करने में जो भी हमारा डिसाइड आउटकम होता है। सिमिलरली न्यू मसल एक्शन हमने कोई भी करवाना है पेशेंट को, फॉर एग्जांपल टेंडन ट्रांसप्लांट, तो इसमें हम टेंडन ट्रांसप्लांट की एग्जांपल ले लेते हैं। तो वहाँ पे हमें एक न्यू एक्शन जो है पेशेंट को बताना है, तो ये उधर भी फेरेटिक करंट यूज़ होता है, इसमें भी टाइम लगता है, सो पेशेंस रिक्वायर होता है। उसके बाद हमारे पास है न्यूरोफ्लेक्स है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन से सिग्नल्स जाने होते हैं डिजायर्ड मसल तक ताकि वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सके, वो जाते नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं, जो फेरेटिक करंट है उसको हमने बिलो द साइट लीजन, बिलो द लेवल ऑफ लीजन जो है वो अप्लाई करना होता है ताकि मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो सके। उसके बाद हमारे पास है ये लिम्फेटिक ड्रेनेज इंप्रूव करवाता है। इसमें हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है फेराटिज्म अंडर प्रेशर का। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम स्टिमुलेशन देते हैं, बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, तो हमारे पास पंपिंग एक्शन हो रहा होता है, उसकी वजह से मेटाबोलाइट्स रिमूव होते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज इंप्रूव होता है। लेकिन उसके साथ हमने क्या करना होता है, या तो हमने कंप्रेशन वहाँ पे अप्लाई करना होता है या हमने एलिवेशन देनी होती है, एलिवेट करना होता है। ये हम किन कंडीशन में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एडिमा का पेशेंट है तो वहाँ पे ये यूज़फुल होता है। लास्ट में हमारे पास एडिजन है, इसमें सपोज कोई स्कार फॉर्मेशन है, तो स्कार या एडिजन्स को ब्रेक करने के लिए भी फेरेटिक करंट हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन अगेन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा होता है, मूवमेंट हो रही होती है, तो वहाँ पे जो भी एडहेजन्स होती हैं वो ब्रेक कर जाती हैं। सो फेरेटिक करंट में यही था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट बिलो। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।